चलो let's discuss the some important questions of chemical bonding up to VSCPR theory. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द लुईस सिंबल. तो हमें इसके लुईस सिंबल लिखने हैं. सल्फर का सबसे पहले तो सल्फर के यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे क्योंकि लुईस सिंबल के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने होते हैं. सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16. कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी? 2,8,6. यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो यहाँ पर सल्फर के राउंड में कितने डॉट्स लगाओ? 6. 1 2 3 4 5 एंड 6. ये होगी उसकी लुईस स्ट्रक्चर. समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? ये इसकी होगी सल्फर की लुईस स्ट्रक्चर. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं Ac2- की. Ac2- मतलब अभी सल्फर में पहले 6 थे वैलेंस, अभी कितने ऐड हो चुके हैं? 2. 2- मींस कितने ऐड हो चुके हैं? 2. तो पहले हमने सल्फर के राउंड 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए, अभी कितने करेंगे? 8. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. क्लियर है बच्चे? समझ आ गए? H2- मींस सल्फर के राउंड अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए. क्लियर है? एंड ये ड्रॉ करके ना आपने इसके ऊपर 2- भी लिखना है. ठीक है, समझ में आ गई कैसे ड्रॉ करेंगे लुईस स्ट्रक्चर? क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13. कितना है? कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी? 2 8 एंड 3. कितने हैं एल्यूमिनियम के वैलेंस यहाँ पर? तो कितने यहाँ डॉट्स लगेंगे? 1 2 एंड 3. क्लियर है बच्चे? जितने वैलेंस होते हैं उतने हम डॉट लगा देते हैं. क्लियर है? समझ आ रहा है? चलिए Al3 पॉजिटिव. 3 पॉजिटिव का मीनिंग क्या है? यहाँ पर 3 लूज कर दिए. 3 ही वैलेंस से अगर इसमें 3 ही लूज कर दिए तो हम एल्यूमिनियम के राउंड कोई इलेक्ट्रॉन लिखेंगे? नहीं. एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के राउंड कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा. अब बच्चों के माइंड में आता है कि मैडम ये अंदर वाले 8 भी तो है, तो ये क्यों नहीं लिखे? वो वैलेंस शेल नहीं है. 8 जो है वो अंदर वाला शेल है, वैलेंस होता है बाहर वाला शेल. समझ आ गया बच्चे? क्लियर है? सो यहाँ पर सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखने होते हैं. यहाँ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तो खत्म ही हो चुके हैं, इसलिए Al3 पॉजिटिव एज इट इज. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1. अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इट मींस 1 ही इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में, तो हम हाइड्रोजन के ऊपर क्या लगा देंगे? एक डॉट. क्या लगा देंगे? एक H-. नेगेटिव का क्या मतलब है? इसने एक ऐड कर लिया. जब इसने ऐड कर लिया तो हम हाइड्रोजन के राउंड कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन. एंड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखते हैं. समझ आ गया सबको? ये क्वेश्चन क्लियर है? चलिए लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस. अब आपको पता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मूला आपको पता ही है कैसे करना है, बट अगर फॉर्मूले की नीड नहीं है ना तो हम सिंपली भी ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे कि इसमें हमें पता है कि सल्फर हमारा क्या है? सेंट्रल एटम. सल्फर क्या है? अगर सल्फर सेंट्रल है तो सल्फर जो है, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16. कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2 8 6. यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसको कितने और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2. तो यहाँ पर हम 6 ड्रॉ कर देंगे. 1 2 3 4, यहाँ पर 5 एंड 6 लिख दिया ऐसे. ठीक है, तो ये इसको 2 और चाहिए. 2 और चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. इसके साथ ही लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1. 1 मींस कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. तो हाइड्रोजन अपना एक ही शेयर करेगा ना, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा, इसको क्रॉस से लिख देंगे. यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? दूसरा हाइड्रोजन. एंड ये ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी H2S. ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर भी ऐसे पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे भी ऐसे पड़े हैं. समझ में आ गया बच्चे? तो इसको हमें पूरा वो फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल ही है. तो इसको फॉर्मूला की जरूरत नहीं है क्योंकि एज इट इज सॉल्व हो जाएगा. क्लियर है? समझ आ गया? अब BeF2. BeF2 की अगर बात करूं तो बेरिलियम जो है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4. कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2,2. अब बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. वही शेयर कर सकते हैं अपने, 2 ही शेयर करेगा ना, और तो कुछ शेयर कर नहीं सकता. नेक्स्ट उसके पास है फ्लोरीन. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9. कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2,7. एक फ्लोरीन को कितने चाहिए? 1. कितने चाहिए? तो 1 वो शेयर करेगा क्योंकि उसको एक ही चाहिए. समझ आ गया? सो हम बेरिलियम सेंटर में रखेंगे. बेरिलियम के पास 2 ही वैलेंस है, दोनों साइड पे रख लेंगे. इधर से एक फ्लोरीन आ जाएगा जो एक शेयर करेगा.
इधर से एक फ्लोरीन आ जाएगा जो एक शेयर करेगा। अब आप बोलोगे कि फ्लोरीन के पास तो 7 है, तो बाकी इसके एसिड क्रॉस करके ड्रॉ कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 वाला ये 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया बच्चे? सो यहाँ पर ब्रिलियम के पास 2 ही थे तो उसने दोनों शेयर कर लिए, क्योंकि 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन को एक चाहिए तो वो अपना एक शेयर कर लेगा। ठीक है जी। तो बाकी फ्लोरीन के जो शेयर इलेक्ट्रॉन पे ऐसे ही एज अ लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट इज CO3 2 नेगेटिव। अब CO3 2 नेगेटिव का करने के लिए आपको वो पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जैसे हम लगाते हैं। तो हम फिर से देख लेंगे CO3 2 नेगेटिव डिटेल में। सो अगर आप बात करो कि वो फॉर्मूला की, तो वो हमने सारा डिस्कस किया ही हुआ है कैसे हम करते हैं। CO3 2 नेगेटिव कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ कितने हैं सेंट्रल एटम, टोटल वैलेंस कितने हैं, कार्बन के कितने होते हैं 2,4, ऑक्सीजन के 6, 3 ऑक्सीजन के। नेगेटिव चार्ज को क्या करना होता है? प्लस कितने आएंगे यहाँ पर? फिर हम कौन सी स्ट्रक्चर बनाते हैं? स्केलेटल। कौन सी बनाते हैं? स्केलेटल। मतलब एक सी सेंटर में 3 ऑक्सीजन साइड में। यहाँ हमने कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए 24 में से? 3 बॉन्ड बनाने के लिए 6, तो कितने रह गए हमारे पास? 18। ये हमने 6 यूज कर लिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? 18 रह गए। अब इस 18 का क्या करें? किसको देना है? ऑक्सीजन को। एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 6, क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास 2 तो है ही है, 6 और मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पर 6 18 के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद चेक करेंगे कि कार्बन क्या ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नो। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी इस टाइम पे? 6। और कितने चाहिए इसको? 2। वो 2 कहाँ से आ सकते हैं? इधर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड और दिस साइड, जिससे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। पर उन्होंने हमसे एक ही पूछा है तो हम एक ही बनाएंगे। C डबल बॉन्ड O। जिधर मर्जी आप डबल बॉन्ड बना दो, इधर हम सिंगल बना देंगे। जिधर डबल है उधर 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिधर सिंगल है उधर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। ठीक है बच्चे? एंड सिंगल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन के पास लगा दो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। ये फॉर्मल चार्ज का पूरा फॉर्मूला लगा के निकालना होता है, बट अभी क्योंकि हमें फॉर्मल चार्ज पूछा नहीं है, सिर्फ लुईस स्ट्रक्चर पूछी है, तो चाहे इतना भी मत करो अगर आपको याद है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमें पता है कि एग्जैक्ट वे क्या है, बट विद प्रैक्टिस हमें क्या हो जाएगा, ये सारा याद हो जाएगा। मान लीजिए अब हमें याद है, मुझे पता है कि CO3 2 नेगेटिव में एक सी सेंटर में है, 3 ऑक्सीजन क्या है हमारे आसपास है, मुझे याद ही है ये। ठीक है, 3 ऑक्सीजन आसपास है। ठीक है जी। और हमें पता है कि यहाँ मिनिमम सिंगल बॉन्ड तो होएगा। कार्बन के वैलेंस कितने होते हैं पहले मुझे ये बताइए? 4। कितने होते हैं? पहले कार्बन के अराउंड 4 तो लिखो, एक डबल बॉन्ड वाला और एक इधर सिंगल सिंगल। ऑक्सीजन के वैलेंस कितने होते हैं? 6। मैं क्रॉस से लिख रही हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इधर भी ऑक्सीजन के कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आ गया? अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन इधर शेयर करना है वो कहाँ से आएगा? फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। कहाँ से आएगा? इधर भी ऑक्सीजन ने जो शेयर करना है कहाँ से आएगा? नेगेटिव चार्ज। इधर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, 2 इधर हो गए, 2 इधर, 2 इधर। समझ में आ गया? अगर आपको ऐसे नहीं भी ड्रॉ करना तो आप सिंपली यू कैन जस्ट फॉलो दिस मेथड। आप इस पूरे मेथड को फॉलो करके, क्योंकि ये भी आपकी लुईस एग्जैक्टली बन चुकी है। क्लियर है? समझ आ गया? या तो आप इस मेथड से कर लो, अगर आपको ये मेथड नहीं करना, आपको हिट एंड ट्रायल लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो, पर हिट एंड ट्रायल में मोस्टली गलत हो सकते हो, इसलिए फॉलो द मेथड। आपको पता है कि यहाँ पर इन दोनों का 2 बॉन्ड्स बन चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर बॉन्ड्स बन चुका है, 2 बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? ये 2 बॉन्ड्स बन चुके हैं, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल। क्लियर? तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप फॉर्मूला से कर लीजिए बस, दैट्स इट। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? नेक्स्ट इज HCOOH। HCOOH क्या है? एक्चुअली में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है C डबल बॉन्ड O OH, यही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड।
अगर आपको 10th क्लास बिल्कुल भी याद नहीं है तो हम ऑर्गेनिक में पूरे ये फंक्शनल ग्रुप दोबारा करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप याद रख लीजिए कि डबल बॉन्ड O होता है, उसके साथ क्या होता है OH। इधर है क्योंकि H है तो H लगी हुई। अब इसकी लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनानी है? लुईस स्ट्रक्चर जो है कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। सबसे पहले सेंटर में क्या रखिए, कार्बन। कार्बन के वैलेंस कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? यहाँ 2 बॉन्ड है मतलब कार्बन है, 2 इधर यूज कर लिए। इधर सिंगल है, इधर कार्बन है तो और एक कार्बन है, इधर कर लिए। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वैलेंस कितने होते हैं? तो 1। हाइड्रोजन इधर 1 यूज कर लिया। क्लियर। अब इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं? 2। 2 के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, बाकी 4 उसके ऐसे पड़े हैं। अब ये वाली ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन कितने यूज करेगी अपने? एक इधर एक इधर, बाकी 4 उसके ऐसे पड़े हैं। अब ये रही हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन के पास एक ही है। मतलब जो बॉन्ड्स हैं उसको हमें डॉट या क्रॉस की फॉर्म में लिख देना होता है। ये होती है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आ गया बच्चे? लास्ट वन है CO2। CO2 जो है, आई वुड सजेस्ट कि CO2 आप जो है उसी फॉर्मूला से कीजिए जैसे हम करते हैं, ठीक है। कि CO2 आप फॉर्मूला से करोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। CO2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 प्लस 2 ऑक्सीजन के 6 टू द 12, कितना बन गया हमारे पास? 16। सबसे पहले क्या बनाना होता है हमें? स्केलेटल स्ट्रक्चर। क्या बनाना होता है? कितने यूज हो गए स्केलेटल स्ट्रक्चर में? 2 एंड 2, कितने रहेंगे हमारे पास? 14। अब इस 14 का क्या करें, किसको दे दें? साइड वाले एटम 6 दे देंगे। कितने यूज हो गए हमारे पास? 12। कितने रह चुके हैं? इस 2 किसको दे दें हम? C को। किसको दे दें? जब हमने यहाँ पर कितने रहेंगे? 6 माइनस 4 12। तो यहाँ पर कितने रह जाएंगे? 0। कितने रह जाएंगे यहाँ पर? मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचा। क्लियर है? समझ आ गया? अब देखिए ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने हैं? 4। इसको और चाहिए। अब ये 4 जो और है वो हो सकता है एक ही ऑक्सीजन से आ जाए या हो सकता है दोनों से आए। जो इसकी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है उसमें क्या आते हैं? दोनों से आते हैं ऐसे। पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना रेजोनेंस में आप अलग अलग लेके आओगे। जब मैं रेजोनेंस करवाऊंगी ना तब मैं आपको ये मॉलिक्यूल दोबारा करवाऊंगी। तो अभी आप यही समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको दोनों से ही एक एक दो इलेक्ट्रॉन लेना। जब हम रेजोनेंस करेंगे, रेजोनेंस में हम सारी की सारी पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करेंगे। ये चारों इलेक्ट्रॉन इधर से भी आ सकते थे, चारों के चारों उधर से भी आ सकते थे, बट मैंने क्या किया, जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है कि चारों कहाँ से आए? 2 इधर से 2 उधर से। दिस इज द मोस्ट स्टेबल वन। क्लियर? ये मोस्ट स्टेबल क्यों है एंड ऑल दैट वो सारा हम किस में डिस्कस करेंगे? रेजोनेंस में। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? सो ये है हमारी C डबल बॉन्ड O यानी कि CO2 की लुईस स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चे? चलिए लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। एक्चुअली में ना ये केमिकल बॉन्डिंग जो है ना, इसका क्वेश्चन वैसे एंड में ही करने का फायदा है जब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कोशिश तो मेरी यही रहती है कि एंड में करें, बट क्योंकि हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं एंड बच्चों को क्वेश्चंस करके फिर ज्यादा क्लैरिटी होती है कि कैसे वो एप्लीकेट होते हैं। वैसे केमिकल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं, इसके क्वेश्चन एंड में ही करने में ज्यादा फायदा होता है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो अभी अगर हम करेंगे थोड़ा सा हाफ नॉलेज की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्लियर? बट स्टिल आई थिंक वी आर एबल टू कवर मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। सो जो लुईस स्ट्रक्चर वाला है इतना डिफिकल्ट जैसे आता नहीं है, ज्यादा आपको वही आएगा जो हम फॉर्मूला से करते हैं, जैसे कि CO3 2 नेगेटिव हो गया, ये वाला भी इजी है, ये वाला भी इजी है। इसमें आप क्या करो, चुपचाप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सभी, अगर आपको डॉट क्रॉस नहीं लगाने आते ना, सभी में डॉट डॉट लगा दीजिए, डॉट डॉट डॉट। और जहां पर बॉन्ड है वहां डॉट लगा दीजिए। एक बॉन्ड के 2 डॉट्स एंड 4 बॉन्ड्स के 2 बॉन्ड्स के 4 डॉट्स। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए कौन कौन सी 3 कंडीशंस है जो फेवरेबल है? हाँ जी, फर्स्ट कंडीशन क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो, आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी। सेकंड कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड थर्ड कंडीशन क्या है? हाई लैटिस एंथैल्पी। These are the 3 condition, ठीक है। आपको ये कैसे 3 कंडीशन आई है हम डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। जितनी जल्दी मेटल क्या करेगा, मेटल जितनी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी जल्दी वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। क्लियर?
इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होता है, गेन करने के लिए। नॉन मेटल जितनी जल्दी गेन करेगा उतना जल्दी वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एंड लैटिस एंथैल्पी होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेटल एंड नॉन मेटल में जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी क्या होगी, लैटिस एंथैल्पी, उतनी जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा। सबसे पहले मेटल लूज करे, नॉन मेटल गेन करे, एंड फिर मेटल एंड नॉन मेटल में क्या हो, अट्रैक्शन। ये लो होनी चाहिए, मतलब इजी टू लूज, लो मतलब इजी टू लूज, एंड हाई मतलब इजी टू गेन, एंड लैटिस एंथैल्पी मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ आ गया बच्चे, इनमें क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक आयनिक एंथैल्पी क्या होती है, इनको जानने के लिए सबके लिए आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चैप्टर कीजिए। आयनिक एंथैल्पी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू, ये एनर्जी क्या होती है, ये लो क्यों है, बिकॉज इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या होती है ये एनर्जी रिक्वायर्ड। ये क्या होती है, एनर्जी रिलीज। क्या होती है, एनर्जी। लैटिस एंथैल्पी में क्या है, एनर्जी, इसलिए ये भी हाई होनी चाहिए, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी ज्यादा रिलीज, जितनी जल्दी गेन उतनी ज्यादा रिलीज, एंड जितनी इजी टू लूज उतनी ज्यादा, इजी टू लूज मतलब कम रिक्वायर्ड। समझ आ गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द शेप्स यूजिंग बीएसईपीआर थ्योरी। हमने लास्ट टॉपिक बीएसईपीआर थ्योरी ही किया है, एंड मैं हमने बीएसईपीआर थ्योरी को एक वन शॉट में भी कवर किया है। तो बीएसईपीआर पूरा करने के लिए आप बीएसईपीआर थ्योरी का लेक्चर देखिए, ठीक है। उसमें से हम शेप डिस्कस कर लेंगे, सिर्फ क्या क्या है। BeCl2 की शेप कौन सी आई थी, इफ एनीबडी रिमेंबर, कौन सी आई थी BeCl2 की शेप, लीनियर। कौन सी आई थी BeCl2 की शेप, BCl3 की कौन सी आई थी, ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी आई थी, ये पूरा बीएसईपीआर थ्योरी जेड वाला फॉर्मूला लगा के वहां से कर सकते हो, इसके लिए हमने पूरी क्लास लगाई हुई है, ठीक है, वहां से आप देख सकते हो। अब इन दोनों, ये जो है ये वाले हमने नहीं डिस्कस किए, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर SiCl4 जेड का फॉर्मूला लगाइए, तो साइड पे लगा देते हैं सो दैट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। जेड का फॉर्मूला फॉर SiCl4, जेड इज इक्वल टू हाफ, यस, सिलिकॉन, सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, 14। तो 2, 8 एंड 4। अब कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, मोनोवेलेंट एटम, कितना आ गया जेड की वैल्यू, जेड 4 आने पे कौन सी ज्योमेट्री आती है, टेट्राहेड्रल। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इट मींस नो लोन पेयर। नो लोन पेयर पे जो जेड 4 पे कौन सी आती है, टेट्राहेड्रल, वही रहेगी। समझ आ गया बच्चे। AsF5 आर्सेनिक, आर्सेनिक जो है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, नाइट्रोजन फैमिली का है। किसका है वो, नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मैंने आपको याद करवाया था नाइट्रोजन फैमिली कैसे याद रखते हैं, वो हम ऐसे याद रखते हैं, ना पास सबक पास, ठीक है, ऐसे हम नाइट्रोजन फैमिली को याद रखते थे। ये रहा आर्सेनिक, ना पास या नाना पाटेकर और ऐसे कुछ हमने याद किया था, ठीक है। तो इसको ना पास सबक पास ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने कुछ ऐसे भी याद किया था, कैसे किया था, हाँ, नाना पाटेकर और ऐश्वर्या सब बीमार, ऐसे भी किया था। ये आर्सेनिक यहाँ नाइट्रोजन फैमिली के, ठीक है। तो यहाँ हमने नाइट्रोजन आर्सेनिक के 5 वैलेंस है। देखिए जेड की वैल्यू क्या बनेगी, जेड इज इक्वल टू हाफ आर्सेनिक के 5 प्लस क्लोरीन के भी कितने हैं 5, जेड कितना आ गया 5। यहाँ पर भी 5 है, बॉन्ड्स भी 5 है, तो ज्योमेट्री एंड शेप क्या है, सेम। क्या आएगी आर्सेनिक की जेड 5 पे, क्या आती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आपको ना इनकी हाइब्रिडाइजेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। H2S, H2S में क्या है, सल्फर। तो यहाँ सल्फर के वैलेंस कितने होते हैं, Z इज इक्वल टू हाफ, कितने होते हैं 6। ऑक्सीजन फैमिली का है, ठीक है। O से टेप को हमने किया हुआ है, प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं 2। कितना बन गया यहाँ पर 8, 8/2 कितना आ जाएगा हमारे पास 4। मतलब इसकी जो हमारी शेप पूछी है, Z कितना आ गया हमारे पास 4, बट यहाँ पर बॉन्ड्स कितने हैं 2। बॉन्ड्स कितने हैं, इट मींस 2 क्या होंगे यहाँ पर लोन पेयर। तो इसकी कुछ ऐसे बनेगी, 2 हमारे पास लोन पेयर है एंड 2 क्या है बॉन्ड्स, वाटर जैसे। समझ में आ गया बच्चे, 2 लोन पेयर है, 2 क्या है हमारे पास बॉन्ड। तो कौन सी शेप आ गई इसकी, एंगुलर और बेंट और वी शेप। जो वाटर की बनती है वही H2S की बनेगी,
समझ में आ गया? कैसे पता चला दो लोन पेयर है? Z की वैल्यू कितनी आई थी 4, पर बॉन्ड यहाँ पर कितने थे H2 में 2। दो लोन पेयर थे, दो लोन पेयर हमारे ऊपर लग गए, तो यहाँ पर वाटर जैसी शेप आ गई। शेप पूछा हुआ है, ज्योमेट्री नहीं पूछा। ज्योमेट्री पूछते तो Z4 की कितनी होती है टेट्राहेड्रल, बट दो लोन पेयर की वजह से शेप कौन सी आ गई हमारी, एंगुलर और बेंट और वी शेप। अब पीएच थ्री, पीएच थ्री में पहले Z निकालेंगे, Z इज इक्वल टू हाफ। फॉस्फोरस कौन सी फैमिली क्या है, नाइट्रोजन। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। क्या बन गया यहाँ 2 8 एंड 5। कितने मोनोवैलेंट एटम है 3। कितना बन गया हमारे पास 4। तो क्या Z4 वाली ही आ जाएगी इसकी ज्योमेट्री? नहीं, कितने यहाँ बॉन्ड्स कितने हैं ओनली 3। Z कितनी है एक, क्या आ जाएगा एक लोन पेयर आ गया, 3 H आ गए। किसके जैसी है ये, कौन सी शेप आएगी इसकी, पिरामिडल। NH3 के जैसी है। किसके जैसी है ये NH3, तो इट विल बी पिरामिडल। H2S H2O जैसी है, एंड ये H2O जैसी आई, एंड PH3 किसके जैसी आई, NH3 के जैसी। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है? So the next one, although geometries of NH3 and water is distorted tetrahedral, but angle in water is less than that of ammonia. कहते हैं कि जो दोनों NH3 एंड वाटर है, उन दोनों की जो ज्योमेट्रीज है वो दोनों क्या है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो अगर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, बट यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वाटर का कम है देन अमोनिया। क्यों? वाटर जो है, अभी हमने H2S की डिस्कस की, तो वाटर भी सेम ही बनता है, दो लोन पेयर एंड दो क्या आते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन। NH3 में क्या होता है हमारे पास, जैसे PH3 है वैसे NH3 है, एक लोन पेयर 3 क्या आती है यहाँ पर हाइड्रोजन। अभी हमने डिस्कस किया ना, सेम ही है। अब चाहे इन दोनों की ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, यानी कि दोनों के लिए इफ यू हैव नोटिस Z की वैल्यू कितनी आई थी 4। अभी हमने ये वाला H2S और दोनों में Z की वैल्यू कितनी आई थी, H2S के लिए भी 4, PH3 के लिए भी 4। मैंने लिखवाया ना H2O के लिए भी सेम, NH3 के लिए भी सेम। चाहे दोनों के लिए Z की वैल्यू 4 मतलब टेट्राहेड्रल आना चाहिए था, बट लोन पेयर की वजह से इट विल बी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। फिर भी जो बॉन्ड एंगल है पानी में कम होता है देन अमोनिया। वाटर में बॉन्ड एंगल कितना होता है 104.5 डिग्री, एंड अमोनिया में कितना होता है बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। क्या आपको डिफरेंस लग रहा है, बॉन्ड एंगल क्यों चेंज हो गया, ड्यू टू लोन पेयर। क्या है इसमें वाटर में कितने लोन पेयर है 2 लोन पेयर, अमोनिया में कितने लोन पेयर है ओनली 1, एंड दो लोन पेयर है वो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर क्यों आ जाएगा, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, which is further greater than bond pair repulsion। कहने का मतलब है वाटर में कितने लोन पेयर है 2 लोन पेयर्स, एंड यहाँ पर अमोनिया में कितने लोन पेयर्स, ओनली 1 लोन पेयर। ठीक है, 2 लोन पेयर्स विल क्रिएट मोर रिपल्शन। ठीक है, सो वाटर वाले केस में क्या होगी, मोर रिपल्शन। दोनों लोन पेयर आपस में भी रिपेल करेंगे, ये आपस में भी रिपेल कर रहे हैं एंड बॉन्ड्स को भी रिपेल कर रहे हैं। जो दोनों बॉन्ड्स ऐसे दूर दूर थे वो क्या हो जाएंगे, अभी दोनों बॉन्ड्स दूर दूर वाले पास पास आ जाएंगे। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया, बोलिए। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही लोन पेयर है जो रिपेल कर रहा है, तो इसमें आप यही लिखोगे लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से, कि लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटेस्ट, then there is lone pair bond pair repulsion, and then there is bond pair repulsion। क्लियर है जी? नेक्स्ट, यूजिंग लुईस सिंबल शो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब ये आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो पोटेशियम एंड सल्फर में, यहाँ पोटेशियम जो है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है, क्या बनेगा 2881। पोटेशियम वैसे पता है हमारे फर्स्ट ग्रुप के हैं, हलीना ने की, रब से फरियाद जो की है वो पोटेशियम है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप का मतलब एक लोन पेयर है इसके पास, लोन पेयर सॉरी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, अब सल्फर की बात करेंगे, सल्फर के एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन कितने हैं सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6। ओके, एक सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब ना मैं थोड़ा चेंज करने के लिए यहाँ पोटेशियम को क्रॉस से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है जी, हाँ जी,
पोटेशियम को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एक सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2, पर एक पोटेशियम कितने दे सकता है, ओनली 1। तो एक पोटेशियम ने एक तो दे दिया, अब क्या करेंगे हम, दूसरा पोटेशियम लेके आएंगे। ठीक है, दूसरा पोटेशियम क्या करेगा, दूसरे पोटेशियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन भी इसको देगा। क्लियर है जी। यहाँ पर कितने पोटेशियम यूज है हमारे, 2, तो आप इसको लिख सकते हो 2 के पॉजिटिव, क्योंकि पोटेशियम में तो हमने दोनों यूज कर लिए। ठीक है जी। एंड सल्फर के पास कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सल्फर क्या बन गया, 2 नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 इसके अपने थे, 2 उसमें पोटेशियम से मिले। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K2S, क्या बन जाएगा, 2 के एंड एक पोटेशियम, K2S। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 13, क्या बनेगा, 2 8 एंड 3। एल्यूमिनियम के वैलेंस कितने आ चुके हैं हमारे पास, 1 2 एंड 3। समझ में आ गया। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 एंड 5। नाइट्रोजन को कितने चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3। एल्यूमिनियम कितने डोनेट करेगा, एल्यूमिनियम अपने तीनों डोनेट कर देगा, 1 2 एंड 3। क्लियर। अगर एल्यूमिनियम ने तीनों डोनेट कर दिए, एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, 3 पॉजिटिव, कितना आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन तो इसके पास कोई बचे ही नहीं है। नाइट्रोजन पे कितना आ जाएगा बच्चे, 3 नेगेटिव, एंड नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं अभी, 8, 1 2 3 4 5 इसके अपने थे, एंड इसने 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के लिए। क्लियर है बच्चे, दिस इज हाउ यू शो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज CaF2 लीनियर बेंट और नीदर ऑफ टू जस्टिफाई। सबसे पहले तो देख ले कि CaF2 को लीनियर और बेंट होने के लिए कोवेलेंट होना पड़ेगा। कोवेलेंट होगा तो वो लीनियर या बेंट हो सकता है, पर जो कैल्शियम है, कैल्शियम कौन सा बॉन्ड बनाता है, आयोनिक। कौन सा बनाता है, जो भी ग्रुप 2 के यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 एंड 2 के सारे आयनिक बनाते हैं। सिर्फ बेरिलियम या लिथियम कभी कभी कोवेलेंट बना लेता है, बेरिलियम तो मोस्टली कभी कभी कोवेलेंट बनाता है। दिस इज ड्यू टू अनॉमलेस बिहेवियर। जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है वो कौन सा बिहेवियर शो करते हैं, अनॉमलेस, मतलब अलग से बिहेवियर शो करते हैं, इसीलिए वो कभी कभी कोवेलेंट बना लेते हैं। बट जो बाकी सारे वो कौन सा बनाएंगे, आयोनिक। तो कैल्शियम यहाँ पर प्रेजेंट है, तो कैल्शियम कौन सा बनाएगा, आयोनिक। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम का कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पर आयोनिक। तो क्योंकि CaF2 इज आयोनिक एंड आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड अगर नॉन डायरेक्शनल है तो वो ना ही बेंट होगा ना ही क्या होगा, लीनियर। ठीक है, सो इट इज नीदर ऑफ, इट इज नीदर ऑफ, ना तो वो बेंट है ना वो क्या है, आयनिक है, सॉरी लीनियर है। क्लियर, क्योंकि CaF2 है क्या, आयनिक है। आयनिक बॉन्ड की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, आयनिक बॉन्ड इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये Ca2 पॉजिटिव एंड 2F नेगेटिव में सिर्फ एक क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं से भी हो सकती है, चाहे F ऊपर पड़ा है, चाहे F नीचे पड़ा है, चाहे F राइट है, चाहे F लेफ्ट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कहीं से भी आ सकती है। कोवेलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन होती है, वो शेयरिंग करनी होती है, तो शेयरिंग के लिए प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत है। क्लियर है जी। नेक्स्ट इज डिफाइन लैटिस एंथैल्पी। एनीबॉडी, इज इट द एनर्जी रिलीज और रिक्वायर्ड, पहले तो मुझे ये बताइए लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। इट इज एनर्जी, वेरी गुड। कब एनर्जी रिलीज हो, व्हेन गैसियस पॉजिटिव एंड गैसियस नेगेटिव आयन क्या करें, कंबाइन करें, कंबाइन टू फॉर्म क्या बनाए, combine to form a one combine to form a ये combine to form 1 mole of lattice। क्या बनाए वो, combine to form 1 mole of lattice। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। combine wait combine to form 1 mole of lattice। ठीक है जी,
जब दो गैसियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कंबाइन करके एक मोल लैटिस बनाते हैं तो लैटिस एंथैल्पी आती है। हाउ इज इट रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड? अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होने पे? ज्यादा होने पे। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा क्या होगी, हमारा बॉन्ड स्टेबल होगा। आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं ना, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि एनर्जी रिलीज है, जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी रिलीज। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, out of MgO and NaCl which is higher lattice enthalpy and why? लैटिस एंथैल्पी, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए वी हैव टू लुक कि लैटिस एंथैल्पी कौन कौन से दो फैक्टर पे डिपेंड करना, कौन कौन से दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। डायरेक्टली किसके है एंड इनवर्सली किसके है। तो यहाँ पर आप बताइए मुझे, सबसे पहले आपको चार्ज देखना होता है, क्या दोनों में चार्ज सेम है, NaCl और MgO में सेम है चार्ज? नहीं। NaCl में कितना चार्ज है, Na पॉजिटिव एंड Cl, MgO में Mg2 पॉजिटिव एंड O2, तो किसमें चार्ज ज्यादा है, MgO। तो किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, MgO। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, MgO। क्यों? बिकॉज ऑफ हायर चार्ज, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। समझ में आ गया बच्चे? जिसका चार्ज ज्यादा उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा, क्योंकि इसमें Mg2 पॉजिटिव है उसमें 1 पॉजिटिव है। आउट ऑफ MgO एंड CaO व्हिच वन इज हार्ड? हार्ड मतलब जिसका आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स ही हार्ड होते हैं, ठीक है। हार्ड के लिए हम लैटिस एंथैल्पी देख लेंगे, जिसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा। अगर हमारे पास हार्ड मतलब कौन सा होगा, जिसका आयनिक बॉन्ड क्या हो, स्ट्रॉन्ग। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग मतलब इसकी क्या हो, हाई लैटिस एंथैल्पी। तो हाई लैटिस एंथैल्पी देख सकते हैं दोनों में से किसकी है, MgO एंड CaO। सबसे पहले तो चार्ज देखेंगे, क्या दोनों पे चार्ज सेम है? Mg भी 2 पॉजिटिव है, Ca भी क्या है, 2 पॉजिटिव। अब चार्ज तो दोनों पे सेम है, Mg2 पॉजिटिव एंड Ca2 पॉजिटिव। नाउ लेट्स लुक एट साइज। साइज किसका कम है, Mg का है या Ca का? दोनों में से ये रहा Mg, ये रहा Ca, किसका साइज कम है, Mg, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज तो इंक्रीज करता है। तो किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा, MgO। किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा, अगर MgO की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा तो MgO का आयनिक बॉन्ड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, यानी MgO विल बी हार्ड। क्लियर? जिसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा उसका आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एंड दैट कंपाउंड विल बी हार्ड। अगर हमारा चार्ज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा तो हम कौन सा लगाएंगे, साइज का। तो यहाँ Mg का क्या है हमारे पास, साइज लेस, एंड Ca2 पॉजिटिव का साइज क्या है, मोर। कंपैरेटिवली दोनों में कंपैरिजन। समझ में आ गया बच्चे? नेक्स्ट इज प्रेडिक्ट द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले NH2 पॉजिटिव, Z वाला फॉर्मूला लगाएंगे बस, और कुछ नहीं करना। सब में Z लगाते जाओ, Z इज इक्वल टू हाफ नाइट्रोजन के वैलेंस 5, नेगेटिव चार्ज को क्या करना होता है, +1, और यहाँ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 2। तो कितनी आ गई है Z की वैल्यू, 5 + 2 7 + 1 8/2। Z4 आने पे हमारे पास क्या होती है, Z यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो हम वैसे लिख सकते हैं, Z4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 क्या होती है, समझ आ गया? बट यहाँ पर अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप नहीं हम बता सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर Z4 है बट बॉन्ड कितने हैं, ओनली 2। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करूं ना, यहाँ पर N 2H है, टेट्राहेड्रल है ना ये, ठीक है। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल है ये। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो शेप है वो प्रेडिक्ट करनी थोड़ी सी मुश्किल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो बॉन्ड्स है, यानी कि दो क्या होंगे, लोन पेयर। एक पोजीशन लोन पेयर वाली होगी, एक नेगेटिव चार्ज वाली होगी, ठीक है। तो अगर शेप हमें लिखनी हो तो हम वी शेप या एंगुलर बैंड लिख सकते हैं, क्लियर? बट मेनली यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, शेप हम ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट। क्लियर? NH4 पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए इनकी ना आप मेनली हाइब्रिडाइजेशन हम देख लेंगे। NH4 पॉजिटिव, Z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 5। कर दीजिए ऐड, आप खुद करिए ट्राई इसको साथ साथ। 5 प्लस नेगेटिव चार्ज को क्या करना होता है, माइनस।
नेगेटिव चार्ज में क्या करना होता है, माइनस। मोनोवेलेंट एटम को क्या करना होता है, प्लस। कितने मोनोवेलेंट है, 4। कितना आ गया हमारे पास आंसर यहाँ पर, 5 + 3 8, 8/2 4, अगेन 4 ही आ गया एंड 4 ही बॉन्ड्स है, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, अगेन sp3, ठीक है। टेट्राहेड्रल है ये, इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे NH4 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बच्चे। अब नेक्स्ट वाला है H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव में Z की वैल्यू फाइंड कीजिए यहाँ पर। हाँ जी, H3O पॉजिटिव, Z की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, Z इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन के वैलेंस 6, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 3 प्लस करेंगे पॉजिटिव चार्ज में क्या कर देंगे, माइनस। Z की वैल्यू कितनी आ गई, 6 + 2 8, 8/2 4, Z अगेन 4, 4 मतलब टेट्राहेड्रल, बट बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास O सेंटर में है, 3 हाइड्रोजन है, एक हमारे पास क्या है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हो, लोन पेयर भी लिख सकते हो। जिसमें चार्ज आ जाए ना उसमें शेप प्रेडिक्ट करना हमारे लिए इजी नहीं बनता, ठीक है ना, तो इसलिए हम शेप ज्यादा नहीं बता सकते। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हो, लोन पेयर भी। तो Z4 की यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसलिए इनकी जो शेप्स है ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको ज्यादा समझ आएंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में ना यहाँ पर सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का ही एक बार कर लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्योंकि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह करोगे तब आपको शेप्स का पता चलेगा। क्लियर है बच्चे। अब हम बात करते हैं PCl3 की। तो इन शेप्स को हम ऐसे नहीं डिस्कस करेंगे, इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो वैसे हम तब डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अब हम बात करते हैं PCl3 की। PCl3 में Z की वैल्यू फाइंड कीजिए, Z इज इक्वल टू हाफ फास्फोरस के वैलेंस, फास्फोरस की वैलेंस 5, 5 + 3 कितना आ गया यहाँ पर 8/2 4, अगेन कितना आ गया sp3। PCl3 में कोई चार्ज नहीं है इसलिए इसकी फाइंड करनी इजी है। P जो है ऊपर एक लोन पे 3 Cl, इसकी पिरामिडल बन जाएगी। क्लियर है, जैसे NH3 की होती है। NO2 पॉजिटिव, Z इज इक्वल टू हाफ, N के वैलेंस कितने होते हैं, यस कितने वैलेंस है N के 5, ठीक है। ऑक्सीजन को ऐड करना है, 2 ऑक्सीजन को नहीं करना क्योंकि ये मोनोवेलेंट है ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, माइनस। कितनी आ गई Z की वैल्यू हमारे पास 2, 5 - 1 कितना आ गया हमारे पास 2, 4/2 इज इक्वल टू 2। Z2 आने पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp क्या होती है, इसकी Z की वैल्यू फाइंड करिए, Z इज इक्वल टू हाफ, नाइट्रोजन के वैलेंस 5, नेगेटिव चार्ज को क्या करना होता है प्लस, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे नहीं क्योंकि ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, तो 5 + 1 कितना आ जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। Z3 आने में हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है sp2। सिर्फ आप यहाँ Z की वैल्यू से हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखिए। In PO43 नेगेटिव फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ PO बॉन्ड। पहले फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए पहले आप निकालिए इसकी स्ट्रक्चर क्या है, लुईस स्ट्रक्चर। इसकी लुईस स्ट्रक्चर निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस। कितने हैं फास्फोरस के वैलेंस 5, 4 ऑक्सीजन के कितने आ जाएंगे, एक के 6, 6 4 का 24, -3 का +3 कितने आ गए यहाँ पर 24 + 5 29, 29 यहाँ पर कितने आ चुके हैं 29 + 3 32। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। तो यहाँ पर 32 आ चुके हैं। फास्फोरस सेंटर में रखिए, 4 ऑक्सीजन साइड पे लगा दीजिए। अब 4 ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड्स हमने यूज कर लिए 32 में से, कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यूज कर लिए। कितने चले गए हमारे से 12 - 8 कितना रह गया हमारे पास 4, 24। अब इन 24 का क्या करूं, किसको दे दूं,
साइड वाली ऑक्सीजन को 1 2 3 4 5 6, इसको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। समझ आ गया कितने यूज हो गए हमारे पास? 24 के 24। तो कुछ बचा सेंटर के लिए। अब मुझे बताइए सेंटर वाली फॉस्फोरस के सारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है? क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है? कंप्लीट है तो मल्टीपल बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने अब यही पूछा है कि जो पीओ बॉन्ड है यहाँ पर, एक्चुअली में यहाँ पर PO4 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ये जो PO4 3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर है फॉस्फोरस से है, अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि PO4 3 नेगेटिव इज आल्सो एन एक्सेप्शन। क्या है ये? दिस इज एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहता है कि सेंट्रल एटम के 8 कंप्लीट होने चाहिए, बट पीओ फॉस्फोरस जो है ऑक्टेट को एक्सपैंड कर लेता है। ये कुछ के स्ट्रक्चर्स ही है जिसमें ऑक्टेट एक्सपैंड होता है, फॉस्फोरस वाली में एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, इसमें एक्सपैंड हो जाएगा तो इसमें क्या बन जाएगा? P डबल बॉन्ड O एंड सेंटर वाली सिंगल ऑक्सीजन में क्या होगा यहाँ पर O। ठीक है, समझ आ गया? तो यहाँ पर डबल आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इनके पास 6 ही रहेंगे। अब हमारे पास दो तरीके की ऑक्सीजन आ चुकी है, ऑक्सीजन ए वाली एंड ये तीनों सेम है, ये बी वाली है। समझ आ गया? सो फॉर्मल चार्ज लगाते हैं ऑक्सीजन एटम ऑफ ए वाली पे। पहले तो क्या फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज का? B माइनस L माइनस S बाय 2। तो यहाँ पर हम फॉर्मल चार्ज लगाते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन एटम ऑफ ए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ए वाली ऑक्सीजन के? 6। लोन पेयर कितने हैं? 4। शेयर पेयर कितने हैं? 2 बॉन्ड्स है, 2 बॉन्ड्स कितने आ जाएंगे? 4। तो कितना आ गया यहाँ पर? 0। अब फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन ऑफ बी, जहां से मर्जी पे लगा लो इन तीनों में से। वैलेंस कितने हैं? 6। लोन पेयर भी कितने हैं? 6। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने चले गए हैं? 2। तो 2/2 कितना आ जाएगा यहाँ पर? -1। तो इन तीनों पे कौन सा चार्ज है? -1 -1 -1। यानी कि द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव। एंड दिस इज अ केस जहां ऑक्टेट रूल वायलेट होगा। तो कल हम क्योंकि ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किसमें ऑक्टेट रूल वायलेट होता है। फॉस्फोरस वाली में क्या होता है? ऑक्टेट रूल वायलेट हो जाता है। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? दिस इज इट फॉर द क्वेश्चंस। हमने इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए, एक्सेप्शंस वाले भी कर लिए। एक्सेप्शंस वाले आपको आगे जाके और क्लियर हो जाएंगे। क्लियर?